भारतीय जनता पार्टी है वो किसान और जवानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। सरकार सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का हर जगह शोषण कर रही है। वो शोषण अग्निवीर के रूप में हो, टैक्स के रूप में हो, कोई सुविधा योजना ECHS के लिए हमें 5 साल से लड़ रहे हैं। जिला हापुड़ में ECHS नहीं है। पूर्व सैनिक जो है दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर। हेल्थ का दिल्ली के जंतर मंतर पे इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो देश के एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने भारत की सेना के अलग अलग अंगों में काम किया, अपनी सेवाएं देश को दी और ये कहा कि हम सर्वोच्च बलिदान देने तक को तैयार हैं। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ वही बताने के लिए वो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ मांगे हैं जिनको मनवाने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमाम लोग, तमाम एक्स सर्विसमैन, लेकिन उनकी बातों का अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया। मुझे याद है कि मैं पिछले साल भी इनका प्रदर्शन कवर कर रहा था, उससे पिछले साल भी लगभग 3 साल से तो मैं ही जानता हूं कि प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन जवाब क्या मिला, अभी तक आश्वासन क्या है, अभी तक क्या अपडेट है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर है हमारे साथ। सर क्या नाम हो आपका? मैं कैप्टन राजेश चौधरी, जिला अध्यक्ष भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ जिला हापुड़ से हूँ। सर आप लोग तो बहुत लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कुछ मिला, कोई आश्वासन हुआ, क्या अपडेट है फिलहाल? फिलहाल ये अपडेट है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसान और जवानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। ये बहुत अच्छा कदम है जो राहुल गांधी जी ने उठाया है। किसानों और जवानों की मांग को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। हम सब पूर्व सैनिक इनके साथ हैं, हमें किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना। पूर्व सैनिकों की मांगों को जो भी स्वीकार करेगा, 1 रैंक 1 पेंशन को जो भी स्वीकार करेगा, जो पेंशन प्रणाली बंद की गई है उसे जो भी स्वीकार करेगा, हम पूर्व सैनिक सभी उनके साथ हैं। और ये मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की हो, चाहे पूर्व सैनिकों की सुरक्षा की हो, चाहे उनके इनकम टैक्स की हो। अच्छा, तो आपने कितने साल सर्विस दी थी? मैं 30 साल सर्विस करके आया था, मुझे 14 साल रिटायर हुए हो गए हैं। मैं लगातार अपने संगठन के साथ इन्हीं बातों को, पूर्व सैनिकों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलती है या फिर कितनी पेंशन मिलती है अगर मिलती है तो? हमको तो पेंशन मिलती है, लेकिन जो 2016 के बाद में लोग हुए हैं उनकी पेंशनें बंद कर दी हैं। और जो इसमें अग्निवीर खड़ा कर दिया जिसको ना कोई पेंशन है ना ही कोई उसके लिए विशेष फायदा है, अग्निवीर बनाकर इस सरकार ने पूर्व सैनिकों के मनोबल को कम किया है। लेकिन सरकार तो खूब बताती है कि अग्निवीर का भी बहुत अच्छा योगदान है, 4 साल की सर्विस होगी, बाहर आएगा, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डिसिप्लिन के साथ वो नया काम शुरू करेगा। सरकार तो बड़ी तारीफ करती है अग्निवीरों की। सरकार की तारीफ अपने काम को किए हुए हर व्यक्ति को उसकी तारीफ करने की आदत होती है, लेकिन तारीफ अगर किसी काम को करने के बाद कोई दूसरा करे उसे तारीफ माना जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं छोड़ के सरकार के नुमाइंदों के अलावा अग्निवीर की कहीं से भी तारीफ हुई हो? इसलिए अग्निवीर खत्म होना चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जो पेंशनर के ऊपर इनकम टैक्स थोपा गया है, डिसेबिलिटी के ऊपर इनकम टैक्स थोपा गया है, जो पेंशन के ऊपर भी इनकम टैक्स है, पेंशन के ऊपर भी इनकम टैक्स है, डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी इनकम टैक्स है। और यहाँ तक कह लो कि देश में अगर सुरक्षा की बात करें तो ना जवान सुरक्षित है और ना किसान सुरक्षित है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये मांगे पूरी की जाएं। जय हिंद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हवलदार शाहिद अली, मैं भी जिला हापुड़ से हूँ और हम सब मिलके आए हैं इसमें। अब ये डिसेबिलिटी पेंशन सरकार हर जगह शोषण कर रही है। सरकार सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का हर जगह शोषण कर रही है। वो शोषण अग्निवीर के रूप में हो, टैक्स के रूप में हो, कोई सुविधा योजना ECHS के लिए हमें 5 साल से लड़ रहे हैं। जिला हापुड़ में ECHS नहीं है। पूर्व सैनिक जो है दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर। हेल्थ का पैनल भी नहीं है आपका? नहीं, पैनल है लेकिन हमारे जिले में नहीं है, हापुड़ में नहीं है हॉस्पिटल। पैनल है लेकिन हापुड़ में नहीं मिल रहा। भाई जब ही तो होगा जब हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल ही नहीं है। अब तो उसको बहुत दूर जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी। सरकार ने हर चारों तरफ से पूर्व सैनिकों का शोषण हो रहा है। अच्छा, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में मैंने अभी कुछ पढ़ रहा था, अगर
कोई सर्विस में रहते हुए कोई उसको हताहत होता है, चोट लगती है, पैर में कोई चोट, हाथ में कोई चोट, तो अगर वो आगे सर्विस करेगा तो उसको जो है वो डिसेबिलिटी वाला आगे सर्विस के लिए लायक ही नहीं रहता, वो तो अपना शरीर वहाँ दे दिया। अब इन्होंने नया ये निकाला है कि उसमें टैक्स लगा दिया। अगर वो अपना गुजारा करता भी है उसमें टैक्स लगा दिया। सरकार जो है पूर्व सैनिकों का पूरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकम की तरह माना जाएगा। वो जो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन, वो इनकम की तरह मानी तो जाएगी। इनकम जो इन्होंने उसको उसका दायरा कम करके ना टैक्स की में बढ़ा दिया, जिससे वो टैक्स पेड हो। ये सरकार सैनिकों के लिए कुछ नहीं कर रही, ये देश के लिए कुछ नहीं कर रही। ये देखिए, ये बड़ी अजीब बात समझ में आती है कि डिसेबिलिटी हो जाने के बाद जो पेंशन मिलेगी उस पर भी टैक्स है। कुछ और सीनियर ऑफिसर भी। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर विनोद कुमार। अच्छा सर, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में मैं पढ़ रहा था। पेंशन मिलेगी, डिसेबिलिटी के बाद जो पेंशन मिलेगी उस पर भी टैक्स, थोड़ा समझाएं इसके बारे में। ऐसा है कि सर्विस के दौरान उच्च ऑपरेशन इलाकों में या हाई एल्टीट्यूड में सर्विस के दौरान, ठीक है, हमारे जो सैनिक घायल हो जाते हैं, अंग विहीन हो जाते हैं, या हाई एल्टीट्यूड इलाकों में सर्विस करते हुए गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उन सैनिकों को 1922 से ये प्रावधान दिया गया था, आज़ादी से पहले से, कि वो डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाए, क्योंकि वो आने के बाद, सिविल में आने के बाद किसी काम के लायक नहीं रहते, काम तो कर नहीं पाएंगे। हाँ, कोई भी संस्था उनको जॉब नहीं दे सकती। मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, तो क्या वो उसको जॉब मिलेगा? और कैंसर क्यों हुआ? हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद कई चीज़ की बीमारी होती है, तो उसके ऊपर जो पेंशन मिलता है उसको इनकम टैक्स के दायरे में लेके आया जा रहा है। मतलब ये आपको एडिशनल इनकम हो रही है, तो मैं माननीय कितना प्रतिशत टैक्स होगा, कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, अभी नहीं ये दायर किया गया है, पर जो मतलब प्रावधान आने वाले हैं ऐसी बात। ये बजट सत्र में इस चीज़ को बोला गया है, मेंशन किया गया, और इस सत्र में इसको कानून बनाया जाना था। अच्छा, आप लोग वन रैंक वन पेंशन की बात कर रहे हैं। मैं लंबे समय से आपका आंदोलन कवर कर रहा था, बीते 3 साल से तो मैंने कवर किया ही है। वन रैंक वन पेंशन अगर आप सामान्य भाषा में समझा सके दर्शकों को तो बताएं। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है कि ये होना चाहिए कि जो आज रिटायर आ रहा है या 10 साल पहले रिटायर आया है, उनकी बराबर पेंशन होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हमारे को हर 5 साल के बाद पे एंड अलाउंसेस को रिवाइज किया जाता है, और उस 5 साल को रिवाइज करने में ये लंबा समय लगा देते हैं। उसके अंदर फिर ये क्या किया गया है कि इसमें ऑफिसर्स का जिस रैंक का, मतलब जितना ज़्यादा बेसिक पे है उसको उतनी ज़्यादा बेनिफिट, और नीचे लेवल पर सिपाही को बेसिक पे कम है उसको इंक्रीमेंट कम दिया गया। इसी चीज़ की लड़ाई है। जबकि जैसे मैं समझ रहा हूँ, ये होना चाहिए कि देखिए कि इसमें पहले क्या होता था, परसेंटेज होता था, नीचे लेवल वालों का परसेंटेज ज़्यादा रहता था इंक्रीजमेंट के ऊपर, और ऊपर वाले का कम होता था। पर इन्होंने उल्टा कर दिया, बीजेपी सरकार वाले का कम होगा, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट हो गया ना, उनको ज़्यादा बेनिफिट। अगर मैं सामान्य समझ पा रहा हूँ कि मतलब 2 सूबेदार साहब हैं, 10 साल पहले कोई रिटायर हुए, 10 साल बाद कोई रिटायर हुए, तो उनका समान होना चाहिए पेंशन ना। यही बात सही है ना? यही है, वो नहीं हो रहा है। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आंटनी है, भाई केरला वाला है। अच्छा सर, अच्छा अब बोलिए सर, जो इतना लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, आपकी कोई मांग सुन नहीं रहा, इस पर क्या रिएक्शन है कि आप इतने लंबे समय सर्विस करके आए और इतना लंबा समय बिताया, उसके बाद आपको सिला मिल रहा है कि आप 3 साल 5 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं? ये 3 साल 5 साल के बाद ये ORP रखा है, इसके बाद ये 10 साल का बीच में एक पे कमीशन होता है, लेकिन इसमें बहुत कमजोर था। ये फौजी का ये तंगा जो है बहुत कम करके हमारे हिंदुस्तान में रखा है, इसीलिए हमको एक एग्रीमेंट चाहिए। इसलिए 5 साल के बाद एक एग्रीमेंट रखा है, वन रैंक वन पेंशन, ऐसे इलावा रखा है। लेकिन ये वन रैंक वन पेंशन किस लिए रखा है? ये नीचे बैठा हुआ वो जवान लोगों को
थोड़ा पैसा कमाने के लिए। अभी सब्जी का दुकान में जाते समय ऑफिसर और जवान को अलग अलग रेट होता है? नहीं होता है। कोई कर्जी के लिए कोई कम होता है? नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान में एक दो कानून चल रहा है, ऑफिसर लोगों को ज्यादा करता है, जवान लोगों को बहुत कम करता है। चुनाव जैसे ही आसपास आता है हर बार हम सुनते हैं कि नहीं हम ओआरओपी को लेके आएंगे, वन रैंक वन पेंशन आएगा, लेकिन चुनाव के बाद सब गायब हो जाता है। हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में सुना, हिमाचल के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में सुना। केवल वो लॉलीपॉप देती है गवर्नमेंट, केवल मुद्दे से भटकाना चाहती है, और वो कोई ओआरओपी नहीं दिया है अभी तक। जो दिया है वो ओआरओपी में अभी कहाँ दिया। एक जो बोलते हैं कि सही आरोपी देंगे वो आज तक नहीं दिया, और जो आरोपी मिला है वो हमारे केस चल रहे थे, गवर्नमेंट कोर्ट के आदेश से मिला है, इस गवर्नमेंट से नहीं। इनकी जगह सपा की सरकार होगी वो भी देती, जो बसपा की सरकार होती वो भी देती। ये तो हम इन्होंने अपनी तरफ से तो नहीं दिया ना। तो ये खाली ये अपना जो हवा बनाते हैं, जवानों के बीच में दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे, और इसके बाद जो है जवानों का ही जड़ काटे। ये वाली बात बहुत सटीक कही है सर ने कि होली पे, दिवाली पे प्रधानमंत्री जी एकदम ड्रेस पहन के पहुंच जाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन आपकी बात तो सुनने को समय है नहीं। हाँ सर, आपकी बात सुनने का तो समय है नहीं। नहीं, बात सुनने का उनके पास समय नहीं है, उनको विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है। और अंबानी अडानी को जो है ना, अंबानी अडानी को जो है कर्जे माफ करके फुर्सत नहीं है। अग्निवीर पे आप क्या कहेंगे? अग्निवीर का भी एक नया कॉन्सेप्ट है, 2022 में आया। सब कहा जा रहा है कि नए लड़कों को मौका मिलेगा, जवान फौज होगी। जो ये देख करके इजराइल या अमेरिका को देख करके ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर जो है उनके यहाँ भी एक दूसरी तरह का है, 5 साल का है। मगर जो इनके हम जैसे हमारी आर्मी है, 14 लाख आर्मी है, 25% काटते काटते अगले 5-7 साल में 3.5 लाख आर्मी बचेगी। ये क्या हालत होगी? डेंजरस सिचुएशन नहीं लग रही है? डेंजरस सिचुएशन है सर। और हमने जो दुश्मन है वो 7.5 लाख आर्मी लेके बैठे। हाँ, और यहाँ पर वो कटौती कर रहे हैं, तो ये देश के साथ खिलवाड़ है। जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यदि वो लोग जो स्कीम लगाते हैं, जो उनके यहाँ भी ट्रेनिंग देते हैं, मगर वो लोग जो मेन आर्मी है उससे छेड़खानी नहीं करते। आप वो 14 लाख को रखिए और ट्रेन करिए। जब इजराइल में तो मैंडेटरी आर्मी सर्विस है ना? हाँ सर, तो वहाँ इसलिए है कि वहाँ आबादी कम है सर। और हमारे यहाँ ये जो पॉइंट साहब ने कहा बिल्कुल वैलिड कहा। इसमें 2 चीज़ आपको समझनी होगी। पहला ये है कि इजराइल और यूएस का जो बेसिस ऑफ कहते हैं ये जवानों की भर्ती का है, वो उनका नेशन फर्स्ट थ्योरी है। यानी वहाँ पे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी उनके लिए मैंडेटरी टास्क है, वो नेशन फर्स्ट के लिए वो लोग अपने वॉलंटियर्स आते हैं। 5 साल की आर्मी सर्विस मैंडेटरी। एग्जैक्टली, ये अभी से नहीं है, उनकी स्टार्टिंग से ही है। वो लोग नेशन फर्स्ट थ्योरी पे ही काम कर रहे हैं। और ये कोई ओआरओपी अपनी अग्निवीर के कॉन्सेप्ट पे नहीं है। देखिए 1989 में राजीव गांधी साहब के टाइम पे ही ये पॉलिसीज़ का पहला ड्राफ्ट अमेंड किया गया था, बट तब से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे कि अगर हमारे देश में आबादी है, आबादी में युवा कहता है हमें नौकरी नहीं मिल रही है, आप 2 चीज़ समझिएगा। एक यूनिट, आर्मी एक संगठन है, यूनिट पे काम करती है, और यूनिट तब काम करती है जिसमें आप इन्फेंट्री बटालियंस अगर आप देखेंगे तो कभी भी वो लोग अपने से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा जो छोड़ के आए हैं, वो अपने बगल में ये सोने वाले बिस्तर पे जवान के भाई से ज़्यादा देख रेख करते हैं। ये मुद्दा रहता है। अगर वो जवान 4 साल बाद चला जाता है, जिसमें नेशन फर्स्ट थ्योरी तो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आपको समझना होगा एक चीज़ का कि नेशन फर्स्ट थ्योरी का मतलब कि मैं वॉलंटियर हूँ कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए। इसलिए नहीं कि मैंने आपके लिए ऑप्शन खोला है सर कि अग्निवीर ले लो और मैं आपको 4 साल बाद एक मुआवजा दे दूंगा, आप अपनी ज़िंदगी जी लो, पूरे सर्विस में आपको क्या आरक्षण दे दिया गया है। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप संगठित एक डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड है पैटर्न, जहाँ पे वो आपसे पूछता नहीं है। आप मरने मारने पे वो उतारू है केवल इसलिए कि देश पे कोई आँच ना आए। बट वहाँ पे इसके मन में एक शंका पैदा कर देना कि सर कल को मैं सिक्योर नहीं हूँगा, क्योंकि हमारी जो
जो क्या कहते हैं ये वेजेस पैटर्न है, वेजेस पैटर्न कहा जाए कि आप जो सर्विसेज में उनको भत्ता देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्योंकि देश का टैक्स आता है तो ही हमें मिलता है, लेकिन टैक्सेशन का लीस्ट पैटर्न जो है ना वो जवानों को मिलता है। आप कंट्री किसी भी कंट्री में चले जाइए, जिनकी सेना के जवान का जो सैलरी पैटर्न है वो एज पर माइनर लेवल इंडिया के जवान का है। इवन आप पड़ोसी देश के पास चले जाइए हायर ग्रेड पे। देखिए मोटिवेशन पैटर्न में केवल हम इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, यहाँ पे जरूरी है कि आपका संगठन जितना स्ट्रांग है, आर्थिक रूप से अगर आपका परिवार सिक्योर है तो आप आंख बंद करके लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ये बात मैं मानता हूँ। यही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए नॉर्मल बात है, अग्निवीर आज जा रहा शहीद हो रहा है, कश्मीर में मैं भी रहा, पुलवामा में मैं एज अ लाइव इनकाउंटर में हम लोग थे। हमने देखा कि उस समय जो जवान शहीद होता था तो बैक साइड में आर्मड फोर्सेस भी सपोर्ट करती थी, गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ये अच्छी चीज़ थी। लेकिन अब जो जवान गया वो अगर कहीं उसका देहांत मतलब शहीद हो जाता है, दो चीज़ें हो जाती हैं। एज पर आर्मी प्रोटोकॉल रूल पे अगर वो कमीशनड है तो उसको पूरी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, बट अग्निवीर की वजह से एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल पैटर्न पे उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जिसके वजह से क्या होता है, देखो चला जाना ये दुखद है, हम सबके लिए दुखद है, क्योंकि वो वॉलंटियर था, वो मैं मान सकता हूँ क्योंकि वो वॉलंटियर ही आया था। आप भीड़ को के वजह कि भीड़ में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसके लिए नेगलेक्ट नहीं कर सकते। आप उसकी आस्था पे चोट दे रहे हैं, वो देश के लिए अपनी माँ के लिए सर्वा दे के आ रहा है और देना भी चाहता है, बट बैक साइड में आप अगर उसकी आस्था को लेके बैक साइड में उसके बारे में नहीं सोचेंगे और आप केवल इकोनॉमिक डाटा मेंटेन करेंगे तो देखिए आर्मी के अंदर इस बात को सोचना कि केवल हम हवाई जहाज़ से और बाकी मिसाइलों से युद्ध जीत लेंगे, तो सर उसका एग्जाम्पल ईरान और यूएस का भी चल रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड वही जिताते हैं। एग्जैक्टली आप अंत में जाके ग्राउंड पे ही आएंगे और एक्सक्यूशन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात साहब ने सही कही डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। देखिए क्या होता है कि मैं भी एक जवान, मेरे नाना 1962 का वॉर लड़े, 65 का वॉर लड़े, 71 वॉर लड़े, मेरा बड़ा भाई कर्नल है आज भी फौज के अंदर, मेरा फादर थे फौज में थे, 1989 श्रीलंकन लड़े। आपने कितने समय? मैं 17 ईयर्स 20 डेज सर्विस की वो, और मैंने लाइव पुलवामा देखा, कारगिल में था मैं एज अ फौज का इंस्ट्रक्टर भी रहा। बट सब जगह से मैं कहता हूँ धन्यवाद देते गवर्नमेंट का कि उन्होंने सपोर्ट दिया था हमें। बट यहाँ पे आके दो चार चीज़ें का पॉइंट खेला हम बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी जो एक्ट हुआ है, जो डिसेबिलिटी एक्ट है जैसा चल रहा था उसको चलने नहीं देते, क्योंकि कोई जवान शेप 1 जाता है। आप जब मिलिट्री एक्सपर्ट में जाएंगे आर्मड फोर्सेस के तीनों में तो आपको शेप 1 उसको एंट्री ली जाती है, बट वो जब शेप जरा सी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए होती है। एग्जैक्टली वही है, चाहे आप IMA के अफसर की भर्ती में देख लीजिए चाहे जवान में देख लीजिए, जब बंदा बाहर आएगा तो वो अपने स्ट्रक्चर में कभी भी शेप 1 भी इवन फिट नहीं होता। मैं आपको बता दूं मैं शेप 1 आया हूं, कैरेक्टर एक्सीलेंट में आया हूं, लेकिन मेरे भी नीज में पेन हैं जिसका इलाज मैं फौज में मैं कराया था, बट एज अ शेप 1 में आ गया कि मुझे डिसेबिलिटी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊं, पूरा शरीर स्वस्थ लेके आऊं, और भगवान की दया से और माता पिता की दया से हम आए भी। लेकिन यहाँ पे कितने ही साथी जिन्होंने डिसेबिलिटी सर्वाइव की हो। काउंटर्स में 9 जवान हमारे खुद ब्रिज के नीचे चले गए थे, उनमें 5 आज भी चंडीगढ़ में एडमिट थे। सर पूरा कमर चला गया। अब वो डिसेबिलिटी पेंशन उसको मिलेगी, ठीक है गवर्नमेंट देती है, अब उस पर आप अगर टैक्सेबल करेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती कहाँ है गवर्नमेंट की, वो चूक कहाँ कर रही है मैं बताता हूँ। आप जो डिसेबिलिटी पेंशन दे रहे हैं एज पर कंपनसेशन किसकी वजह से, किसकी बॉडी में कहीं हार्म हुआ, कैजुअलिटी, क्या कैजुअलिटी अपनी मर्जी से खाई थी उसने, देश के लिए करा उसने जो क्या देश उसका साथ उस समय नहीं देगा? क्या यह मुद्दा जरूरी नहीं है? पॉइंट वैलिड है, ये बात सोचना चाहिए कि एक तो जवान पूरी सेना में रहा, जद्दोजहद करता 24 इंटू 7 में, जब रिटायरमेंट के बाद आए ये तो रहा डिसेबिलिटी पेंशन की बात कि जो मुद्दे पे उनको सुनना चाहिए था और ये नहीं करना चाहिए था। दूसरा ECHS की बात किया, क्या आपने मेडिकल फैसिलिटी में, मैं ही हूँ एक जवान हूँ जिसको 70,000 रुपीज़ का मुफ्त राशि हम लोग देते हैं, एक मुश्त दिया जाता है CGHS में, रैंक वाइज स्ट्रक्चर्स है, तो रैंक वाइज सबसे कम जो है वो 69,000 के आसपास हम दे के आए थे। हम जब बाहर आए तो हम ECHS पॉलीक्लिनिक जाते हैं, वहाँ एक डॉक्टर हैं जो कि काबिल डॉक्टर एज पर जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें अपने क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग भेजते हैं। जब हम उनसे रेफरल लेते हैं तो रेफरल का पॉइंट 15 मिनट्स में अब क्लियर हो रहा है, ये अच्छी बात है। मतलब आपको आर्मी हॉस्पिटल का एक्सेस वगैरह तो मिलता है, सब मिलता है, बट वहाँ पे क्या होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड,
मेडिसिन उस क्राइटेरिया पे प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। आखिर ये समझने वाली बात है सर कि सैनिक रिटायरमेंट के बाद आता है और यहीं पे एक दूसरी भी संस्था है जो सिविल की है जिसको CGHS कहते हैं। आप एक कार्ड ले जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं और कुछ नहीं देना पड़ता आपकी फैमिली। मेरी फैमिली भी DGHS होल्डर है। हमें ज़्यादातर किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आप कार्ड दिखाएं, आपका सारा इलाज मुफ्त और साथ में दवाइयाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक देश में एक जवान जो आपके बिना बोले, जिसके दम पे आप कहते हो कि हम भारत माता की जय, वो माता की जय के पीछे की ताकत कौन है? जवान है। आप ही लोग हैं सर। जवान है, तो जवान के साथ भेदभाव क्यों? आप देश के अंदर दो महकमा कैसे बना सकते हो? आप समझिए इस बात को। हर जवान को, हर आदमी को सोचना है कि जिसको आप सल्यूट करते हो, क्या वो शब्दों में सल्यूट होगा? क्या पेपर पे नहीं होगा? क्या वो जिस हॉस्पिटल में जाता है उस हॉस्पिटल में जाते उसको बोलते हैं सर आपके रेफर में ये नहीं लिखा हुआ है? मैं नहीं देखता, मेरी वाइफ मेरे बच्चे के साथ हुआ है, मैं दूसरों की बात क्यों कहूँ? आपको मतलब अगर आप ओके हैं बताने में, आपको कितनी पेंशन मिल रही है फिलहाल? सर देखिए, अभी डिस्क्लोज करो 35,000 के अप्रॉक्स मिल जाती है मुझे। 35। हाँ, तो क्या 39,500 200 मेरा बेसिक था। अच्छा। हाँ, तो ये वेरिएशन सर मिनिमम एंड क्या क्या हर आपके रैंक के हर व्यक्ति को इतनी ही पेंशन मिलती है अलग अलग? नहीं, थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है ड्यू टू क्राइटेरिया ऑफ सर्विसेज के ऊपर होता है। अच्छा। तो ये मतलब हर किसी, जैसे आपने 17 साल 20 दिन सर्विस करी, किसी व्यक्ति ने आप ही के रैंक पे 17 साल 20 दिन सर्विस करी होगी तो आपको सेम एग्जैक्टली वो सेम मिलेगा। उसमें एक कंडीशन है कि कसम परेड जो होती है उसमें अगर वेरिएशन महीनों का नहीं होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। तो वो देखिए, वो मिनिमम, उसके लिए हम पॉइंट रेज नहीं कर रहे हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वेजेस का क्राइटेरिया ये पापा लोग के टाइम से ही आया हुआ है। तो गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा डिफरेंस कहाँ आता है? वन रैंक वन पेंशन का डिफरेंस कहाँ आता है? देखिए, इसमें दो क्राइटेरियाज बनते हैं। कहीं भी कोई चीज़ देखी जाती है तो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पे उस पर काम नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप मिनिमम एंड मैक्सिमम को लेके चलेंगे। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट किया और साहब लोग का पॉइंट भी सही था कि जो आने वाले उनको बेनिफिट मिल रहा है, जो चले गए हैं, जो पुराने रिटायर्ड है, वो उन लोगों के दायरे में कम बेनिफिट है, तो उसको वो कवर करे। इनको बजाय इनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो चले गए, जो 98 95 से, जो OROP के 2006 से हैं, उन लोगों को जो वेजेस मिल रहा है उसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल पॉइंट उनको ऐड करना चाहिए और जो मुद्दे हैं उन पर एक बार विचार दोबारा कर लेना चाहिए। चलिए, ये सर ने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कि अगर आप थोड़ा सोच के देखिए कि हम और आप सिविलियंस अपनी ज़िंदगी शांति से जी पा रहे हैं इन तमाम फौजियों की वजह से, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फौज को दी है। जैसे कि सर ने बताया भी कि 17 साल की सर्विसेज के बाद अब उनकी नीज़ में भी पेन रहता है। ये फौज आपको तोहफे देती है और मेरी फैमिली में भी एक फॉर्चुनेटली एक फौजी हैं जो कि बताते हैं कि कितनी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी होती है और आप उसे किसी मॉनेटरी कंपनसेशन पे नाप ही नहीं सकते। जितने भी एक्स सर्विसमैन जो कि डिसेबल हुए, एक्स सर्विसमैन जो कि इस देश के लिए शहीद हुए, उन तमाम लोगों का बलिदान आप नहीं नाप सकते, पैसों में नहीं नाप सकते। अगर नाप नहीं सकते तो कम से कम एक सम्मानजनक मॉनेटरी रिलीफ तो दिया ही जाना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।